यू नो इंडियन ट्रेडिशन का बेस्ट पार्ट क्या है, देयर इज अ हैंड होल्डिंग, बराबर। हैंड होल्डिंग इन द ट्रांजिशन फेज। जैसे एक आप 4x100 मीटर्स की रेस देखते हैं ना, जिसमें बैटन एक दूसरे को पकड़ाते हैं। तो एक फादर अपने बच्चे को सेटल करने के लिए उसकी जर्नी में कुछ देर तक वो ट्रांजिशन में बैटन पकड़कर उसके साथ दौड़ते हैं। तो उस तरह का एक पीरियड हुआ जब मेरे पास मेरी खुद की कुछ भी आमदनी नहीं थी, तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करा। ये हवा सिंह की क्या स्टोरी है? तो सन 77 में एक पटियाला से कोच आए, नेशनल कोच थे बैडमिंटन के, सरदार जी थे। हाँ। उनका नाम था चीमा। चीमा, ओके। तो चीमा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ। तो वो हमको बैडमिंटन के कोर्ट पर सबको दौड़ाते थे, दौड़ाते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, और जहाँ रुके वो एक टेनिस बॉल रहती थी और उसको फेंक के मारते थे। हाँ, आप रुक गए, दौड़ो, रुकना ही नहीं है, दौड़ते रहो। तो हमको दौड़ाते ही रहते थे। फिर एक दिन उनका, वो भी सिरफिरे व्यक्ति होंगे, तो एक दिन उनका मन करा कि नहीं, इंदौर से महू तक दौड़ना है। अब महू 21 किलोमीटर दूर। अब सुबह 6 बजे सब इकट्ठे हो गए। अब वो जमाना भी अलग था, इतना खुददार आर्टिस्ट था। ओके। आर्ट बनाने के बाद में उसका कुछ महीनों बाद एक्सीडेंट हुआ, ओके। और मैं, ये आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ा ही था। अच्छा। और वो डिप्रेशन में चला गया। ओके। उसका पैर कट गया तो डिप्रेशन में चला गया। ओके। डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। क्या बात कर रहे हो? ओके। तो ये आर्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज हमसे तो मिलिए में। आज हम आ चुके हैं इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ये सिर्फ एक बेहतरीन आर्किटेक्ट ही नहीं बल्कि एक दिलचस्प इंसान भी है। तो चलिए चाय की छोटी छोटी चुस्कियों पर जानते हैं उनके जिंदगी के कुछ अनसुने और कुछ अनकहे किस्से। How are you, sir? Hi, Karan. Welcome, welcome. Glad to meet you. Glad to meet you. Yeah. ऐसा लगा आपको इंदौर आके? बहुत बढ़िया सिटी है सर। हाँ पहली बार आया हूँ हाँ। और मुझे ना खाने पीने का बड़ा शौक है। अच्छा, तो कुछ एक्सपीरियंस करा आपने? अभी बस कल जाने वाले हम लोग, एक दिन एक्स्ट्रा लेके आया हूँ। अरे वाह, अरे वाह। मैंने बहुत सुना है वो कचौड़ी। हाँ। आइए। अच्छा। कचौड़ी, फिर वो क्या, कोपरे का पेटिस। पैटिस, हाँ, विजय चाट हाउस। वो सब तो मतलब खाए बिना तो जाना नहीं होगा। हाँ। इंदौर का पोहा और जलेबी इज व्हाट इज इंदौर नोन फॉर। और कुछ ना कुछ यहाँ के पानी में कोई ऐसी बात है जो यहाँ के पोहे को डिफरेंट बनाता है। अच्छा। आप कहीं भी होटल में जाओ, आजकल पोहा इज अ स्टैंडर्ड मेन्यू इन द ब्रेकफास्ट अलॉन्ग विद द इडली एंड वड़ा विच कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड इंदौरी पोहा ऑल्सो देयर। पर उन होटल्स के रेस्टोरेंट में, जो कि 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ के भी पोहे में वो बात नहीं है जो इंदौर में। और जो इंदौर में गली गली में कॉर्नर पर वो पोहा मिलेगा। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो बात है। हाँ सही है। हाँ जी। खाने के शौकीन है आप? हाँ, मैं अपने आप को फूडी बोलता हूँ, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ए फूडी एट हाइस्ट लेवल। ओके। है ना, टू एन एक्सटेंट व्हेन आई एम इन दिल्ली, तो आई डोंट माइंड गोइंग बाय मेट्रो फ्रॉम गुड़गांव टू चांदनी चौक and coming back, so just to have those काके दी हट्टी का कुलचा और पराठा, तो दैट उसके बारे में बात करके मुंह में पानी आ जाता है। वैसे ही मेरा भी है। मुंबई में ना एक बहुत फेमस मिसल वाला है। हाँ। मामलेदार मिसल। अच्छा। एक्चुअली वो मुंबई में नहीं है, वो थाने में है, विच इज लाइक दिल्ली गुड़गांव। ओके। मैं रहता हूँ कांदिवली में।
हाँ हाँ। और वो है थाने में, बट मुझे मिसल पाव खाना होता है तो मैं थाने जाता हूँ। वाओ वाओ। उसके जैसा मिसल हाँ। आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट्स हाँ। वेरी स्पाइसी दो, हाँ हाँ। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस यस यस। तो food is one thing which connects to your senses, यस not only in the visual senses, not only the touch sense, यस also to मतलब at times मैं किसी के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी कि डिज़ाइन और फूड। तो उन्होंने कहा कि फूड इज़ वन थिंग विच कनेक्ट्स टू ऑल द 5 सेंसेस। आई एम स्टिल ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि वो 5 सेंसेस क्या हैं। ऑफ कोर्स विजन इज़ देयर, फूड शुड लुक गुड, द टेस्ट बड इज़ देयर, द स्मेल इज़ देयर, है ना। और भी जो दूसरे सेंसेस हैं, पर वो फूड के बारे में उन्होंने कहा दिस इज़ द ओनली थिंग विच कनेक्ट्स टू ऑल द 5 सेंसेस। अच्छा अच्छा। तो मेरे ख्याल से एक सेंस जो मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कि जो हियरिंग सेंस है, जो कान आवाज़ सुनता है, वो फूड से कैसे कनेक्ट होगा। तो आई थिंक जैसे एक सिज़लर है या घर के अंदर तड़का लगता है तो वो तड़के की आवाज़, हाँ तो हो सकता है कि हो वो सकता सेंस है। भी कनेक्ट होता हो। यस लेकिन जब ये पांचों सेंस मिल जाते हैं ना तो जुगलबंदी जो है वो आत्मा को तृप्त कर देती है। सही बात है। और वो खाना ही क्या जो आत्मा को तृप्त ना करे। तो somebody very interestingly told me this कि पांचों जो सेंसेस मिल जाते हैं ना वो खाली फूड में होते हैं। करेक्ट करेक्ट। यस। सर ये इतना खूबसूरत बढ़िया घर बनाया आपने, इतनी ग्रीनरी, इतने पेड़ पौधे, कितने साल लगे होंगे ये सब अचीव करने में? देखिए अगर अपन नेचर को समझे ना करण जी, तो नेचर इज एन ऑर्गेनिक प्रोसेस। नेचर ओवरनाइट हम ला नहीं सकते हैं। जब ये पेड़ कटते हैं तो आत्मा कैसे दुखी होती है, क्योंकि उस पेड़ को वहाँ तक पहुँचने में 30-40 बरस लग जाते हैं। तो पहली चीज़ हमने ये करी कि जो कॉलोनाइज़र ने यहाँ पर ट्रीज़ लगाए हुए थे, हमने एक भी ट्री को टच नहीं करा। बराबर। उसके बाद में हमने धीरे धीरे करके जो प्लांट्स ठीक लगते थे, देयर वाज नो लैंडस्केप पर्सन इन्वॉल्व, तो जो ठीक लगते गया धीरे धीरे करके लगाते गए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नेचर इवॉल्व होता गया और घर का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। यस। तो 19 साल बाद अपन ये पोजीशन देख रहे हैं जब पूरा लैंडस्केप प्रॉपरली मैच्योर हो गया है और जो ट्रीज़ यहाँ दिख रहे हैं वो तकरीबन 19 सालों में शेप लिए। हमारे मुंबई वालों को तो ये एक ड्रीम हाउस है। हाँ हाँ। 700-800 स्क्वायर फीट का नॉर्मल घर होता है। तो यूजुअली बी टाउन्स की जो ब्यूटी है, इट कीप्स यू बिजी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम वो आपको आपकी लाइफ की हॉबीज़ फुलफ़िल करने के लिए भी समय देती है। अच्छा। जो बड़े शहर हैं, मेट्रोज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारा समय कम्यूटिंग में चले जाता है। करेक्ट। तो मैंने मेरी ज़िंदगी में कम्यूटिंग कभी करी नहीं। मेरा घर और ऑफिस लगा हुआ है, साथ ऑफिस में इधर है, घर यहाँ यस पर है। यस यस। ये तो हमारे लिए लग्जरी है मुंबई में। वी ऑल नो Manish Kumat as a successful architect, but how is Manish Kumat as a person at home? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी सिंपल एंड अ ग्राउंडेड पर्सन। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अभावों में अनुभव है। सही बात है। आज हम इतने 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसका अगर मेमोरी रिकॉल की अगर बात करें तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। There's no takeaway. देयर इज़ नो टेक अवे। पर आज भी मैंने वो शादी के इमीडिएट बाद 3000 रुपये में जो शिमला, कुफरी और चैल की यात्रा करी थी, बस से गए थे, 3 दिन हम रुके थे, तो वो ट्रैवल मुझे आज भी जहन में याद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभावों में अनुभव है सही बात है। और वो सिंप्लिसिटी और वो ग्राउंडेडनेस मुझे लगता है कि हर व्यक्ति में होना चाहिए, तभी वो ज़िंदगी की असली खुशी को एक्सपीरियंस कर पाए। सही बात है। करेक्ट करेक्ट। तो आर्किटेक्चर कैसे हुआ? मुझे जहाँ तक आइडिया है आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे। हाँ, बेसिकली माय फादर इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस बैकग्राउंड और हमेशा वो कलेक्टर के साथ में काम करते थे, तो उनको लगता था कि मेरे बेटे में पोटेंशियल है और उसे कलेक्टर बनना चाहिए। तो उनका जो एक ड्रीम था, जो हर पेरेंट का एक ड्रीम होता है ना अपने बच्चे को लेके, तो उनको लगता था मेरा बेटा अगर आईएएस ऑफिसर बनेगा तो उनको खुशी। तो बचपन से ही ये मंत्र घूट कर मुझे दिया गया कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। हमारे समय में, आई एम टॉकिंग वे बैक इन 1983, जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करा, उस वक्त 2 ही फील्ड होती थी, मेजर फील्ड 2 होती थी, एक इंजीनियरिंग होता था, एक मेडिकल होता था। तो जो भी बच्चे होते थे
वो ज़्यादा चॉइस नहीं होती थी। आज के ज़माने में सैकड़ों चॉइस है, उस ज़माने में आइदर यू गो टू दो ही इंजीनियरिंग और options थे, मेडिकल। yes. And if you are for some reason not able to get admission in these two fields, then बच्चा पॉलिटेक्निक करता था, आर्किटेक्चर करता था, या आर्किटेक्चर बाय चॉइस वेरी लिमिटेड पीपल, बिकॉज उस वक्त आर्किटेक्चर का इतना एक्सपोजर नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, या डेंटिस्ट्री, तो जो मेडिकल नहीं कर पाते थे वो डेंटिस्ट्री dentist के लिए ट्राई करते थे। तो हम उस पीरियड के बच्चे रहे, तो हमने भी बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, इंजीनियर्स जिनने मैथ्स लिया इंजीनियरिंग करो, जिन्होंने बायो लिया है वो मेडिकल करें। पूरी की पूरी क्लास में 90% बच्चों का हमारा इंजीनियरिंग टॉप कॉलेज में हो गया मध्य प्रदेश के। तो इट ऑल वेंट ऑन स्मूथली विथ नो थॉट ऑफ डूइंग आर्किटेक्चर एट दैट टाइम। एंड आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग ऑब्वियस चॉइस वाज कि आई वांटेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो मैं इंदौर छोड़कर कुछ समय के लिए दिल्ली गया। अच्छा। और दिल्ली इसलिए गया क्योंकि सभी ने मुझे कहा कि दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन बेटर होता है। मैं 1 साल उस पीरियड में दिल्ली में रहा, अकेला रहा, और करोल बाग में कोचिंग क्लास के लिए जाता था, और मैंने एक नया सब्जेक्ट वहाँ पर उठाया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से सब्जेक्ट था। वो भी किसी ने कहा कि इट इज़ ईजी टू टेक, एंड सिविल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शन वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑप्शन। तो मैंने ये नए ऑप्शन के ऊपर कोचिंग क्लास ज्वाइन करा। बट यू नो, एज डेस्टिनी शुड हैव अ कॉल, एग्ज़ाम के जस्ट 2 महीने पहले मुझे सीवियर वायरल हुआ। ओके। और वो वायरल इतना सीवियर हुआ उस समय में कि आई हैड टू बी एयर लिफ्टेड। आई कैन नॉट सिट ऑन वन चेयर, वन सीट के ऊपर। तो वो तीनों सीट को मैंने रिज़र्व कर कर मुझे इंदौर आना पड़ा। ओके। एंड फिर मेरा सिविल सर्विसेज में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। हाँ, बिकॉज यू कुडंट प्रोबेबली अपीयर फॉर द एग्जाम। नहीं, आई अपीयर्ड, आई गेव द एग्ज़ाम, बट चूँकि मेरी प्रिपरेशन आखिरी 2 महीने में नहीं हो पाई, वो एक रीज़न रहा होगा कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। और जब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मेरे अंदर आप समझ सकते हैं ना, एक यंग व्यक्ति के अंदर जब पेरेंट्स और सोसाइटी और फैमिली सब लोग सोचते हैं कि अभी क्या करेगा, कहीं भी मिले फंक्शन में तो क्या करेगा, तो वो भी एक दौर आया, एंड विच मेड मी गो डीप इनटू माई सेल्फ। तो मैंने कहा कि एक अटेम्प्ट और करते हैं, और उसी दौरान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, SPA दिल्ली का एक पेपर में वांट आया कि देयर इज़ अ कोर्स विच इज़ कॉमन फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स, और उसके लिए ट्रिपल स्टेज प्रोसेस है, ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। और मैंने उसको सोचा कि मैं इसको अप्लाई कर देता, मैंने वो अप्लाई कर दिया। और फिर देन देयर इज़ अ स्टोरी कि क्या हुआ, कैसे उसमें हुआ। इट इज़ अ लिटिल बिट लेंदी स्टोरी, बट मैंने अप्लाई कर दिया। और एग्ज़ाम जिस दिन थी, रिटन टेस्ट जिस दिन था, 3 बजे का था, आज भी मुझे ख्याल है। और 2:55 पर मैं अपने चांदनी चौक के रूम में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा गोल ये एग्ज़ाम नहीं था। फिर मैंने सोचा देने में क्या हर्ज है। मैंने मोटरसाइकिल उठाई, दौड़ाई और SPA पहुंचा, जो उस समय में शायद 15 मिनट का रास्ता रहा होगा। 3:10 से 3:15 पर पहुंचा। 1 घंटे का पेपर था, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन पेपर भी पूरा नहीं कर पाया। अच्छा। तो मैंने हो सकता है 40-45 प्रश्न अटैम्प्ट करे होंगे, और मैं आ गया। रिटन टेस्ट के बाद में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू भी दे दिया। लेकिन चूंकि रिटन टेस्ट मैंने पूरा नहीं करा था, और पूरे देश से तकरीबन 400-450 आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने उस एग्ज़ाम को दिया होगा, और मात्र 15 बच्चों को उन्हें लेना होगा, मैंने तकरीबन सभी उम्मीदें छोड़ दी थी कि मेरा होगा। मैं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने भी 8 दिन तक नहीं गया। अब क्या हुआ कि 8 दिन बाद सवेरे जब मैं एक्सरसाइज करता था, तब उस वक्त मेरे मन में आया कि सुबह 6 बजे जाके मैं रिज़ल्ट देख कर आता हूँ। अच्छा। तो मैं चांदनी चौक से वापस SPA गया, ज़्यादा दूरी नहीं होती थी, और मैंने देखा 15 लोगों की लिस्ट में मेरा 7वां नंबर था, तो मैं क्वालिफ़ाई कर गया था। तो मुझे एक्चुअली खुशी भी हुई क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था,
और दूसरा मुझे लगा कि मेरे को एक डायरेक्शन मिली है कि मैं ये कोर्स कर लूँ और इस कोर्स के साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज कर लूँ। ओके। तो उस वक्त भी मेरे मन में ये था कि अब मेरे पास में एटलीस्ट एक आई हैव वन बर्ड इन माई हैंड, समथिंग इन योर हैंड। समथिंग इन माई हैंड। और मैंने उसके साथ साथ पहले 1 महीना कोशिश करी, लेकिन मुझे समझ में आ गया एसपीए में मामला ऐसा नहीं चलेगा कि आप 2 नाव में एक साथ सवार हो पाओ। और इवेंचुअली मैंने एसपीए का कोर्स पूरा करा और सिविल सर्विसेज का आइडिया ड्रॉप करा। अच्छा, so that's how I came into entered into a stream which is architecture. I could understand architecture. I studied with architects. और कोर्स एक ऐसा कोर्स था जो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर को टच कर देता था। तो आई वुड कॉल माई सेल्फ एन हाइब्रिड डिज़ाइनर, एक्सीडेंटल डिज़ाइनर। ओके। हाँ जी। Why so hybrid? Because my basic qualification is engineering. Okay. My basic qualification is not architecture. Okay. But during the course, I started to think how architects think. I started to appreciate beauty. I started to observe. और वो कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस था, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक डिज़ाइनर छुप के बैठा हुआ है। कुदरत ने एक जो भी मोल्ड बनाया है, उस मोल्ड में एक अंश होता है जो डीएक्टिवेटेड होता है, वो अंश एसपीए में जाके एक्टिवेट हो गया। ओके। एंड आई थिंक सिंस आई डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन इन आर्किटेक्चर, बट I think it is a blessing in disguise because my thought process was open when I started. It was not a stereotyped process कि ऐसे ही करना है। तो मेरी पूरी डिज़ाइन प्रोसेस और डिज़ाइन लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से इवॉल्व हुई कि वो पूरा होराइजन बहुत ब्रॉड था। इट वाज अ फुल ग्राउंड एंड हमने कोशिश करी और धीरे धीरे हमको सफलता मिल रही थी। आपके कॉलेज के दिनों की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, वो क्या है एक सारे किस्से? तो कॉलेज के दिनों में हम 15 लोगों की बैच थी। हाँ। पूरे इंडिया से, मध्य प्रदेश से मैं था, तो कोई महाराष्ट्र से थे, कोई केरला से था, तो सब शहरों से, सब स्टेट से लोग थे। और इन 15 बच्चों में एक फॉरेन नेशनल था जो इथियोपिया से आया था। तो एसपीए का बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसेस होता था, बहुत ही लिमिटेड इनटेक वो करते थे। और क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन था, तो इन 15 बच्चों में से 12 बच्चे जो मेल्स थे और इन 12 बच्चों में से 11 बच्चे ड्रिंक करते थे। अच्छा। अब ये हर सैटरडे जब वीकेंड आता था तो कॉलेज में इनकी पार्टी का प्लान बनता था और कहीं से बॉटल्स आती थी और ये लोग बैठ के लेट नाइट तक ड्रिंक करते थे, मस्ती मारते थे, गप्पे मारते थे। और मालूम नहीं, मैं कभी ड्रिंक कर नहीं पाया, आई डोंट नो व्हाई, और या तो संस्कार ऐसे रहे होंगे। और मैं ड्रिंक नहीं कर पाया, लेकिन मैं उन पार्टीज़ का हिस्सा था। अच्छा। और लेट नाइट जब ये पार्टीज़ ख़त्म होती थी, तब तक मेरे दोस्त लोग सब ड्रंक हो चुके होते थे और इन्हें लेकर इनके रूम तक छोड़ने की जवाबदारी मेरी थी। ऑल्सो दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जब एसपीए जो एक ओपन एजुकेशन, ओपन एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता था, पूरे देश में जाना जाता था। ये एक ऐसा संस्थान था जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स का हॉस्टल एक ही बिल्डिंग में एक साथ होता था और बॉयज़ और गर्ल्स लेट नाइट एक साथ काम करते थे। और उसी पीरियड में ये डिसाइड करा गया कि बॉयज़ का हॉस्टल महारानी बाग शिफ्ट करना है। अच्छा। तो आई स्टिल रिमेंबर कि महारानी बाग जब शिफ्ट करना है तो देयर वाज अ प्रोटेस्ट बाय द गर्ल्स नॉट टू शिफ्ट द बॉयज़। ओके। तो वो प्रोटेस्ट हुआ था एंड वी ऑल वर अ वेरी हैप्पी पार्ट ऑफ ऑल दिस विच वॉज गोइंग ऑन। ऑल्सो एसपीए की एक एल्यूमनाई अरुंधति रॉय, उन्होंने आर्किटेक्चर के बाद में उन्होंने अपना करियर मूवीज़ में और राइटिंग में बनाया। उन्होंने एक मूवी बनाई इन विच एनी गिव्स हर लिटिल वंस, जो कि बहुत पॉपुलर हुई, और उन्होंने फिर काफ़ी कुछ लिखा भी। तो वो पीरियड था जब एसपीए के अंदर बहुत ही वाइब्रेंट माहौल था, थॉट प्रोसेस वाइब्रेंट था और ओपननेस थी, और हम उस पीरियड का हिस्सा रहे। फ्रीडम काफ़ी था। हाँ, बहुत हिस्सा रहे। हाँ जी। तो फिर वापस इंदौर कब आना हुआ? तो जब मैंने एसपीए से पढ़ाई कर ली और सिविल सर्विसेज तो बाहर हो गया, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे। और इधर मेरे फादर ने मेरे लिए एक छोटा ऑफिस ले लिया था। अच्छा।
और उनकी इच्छा थी कि मैं इंदौर आऊँ और मेरी भी इच्छा थी कि इवेंचुअली मैं पेरेंट्स के साथ ज्वाइन करूँ और अपना काम एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंजीनियर, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर मैं स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा-सा अनुभव ले लूँ, तो मैंने तकरीबन 15 महीने दिल्ली और बॉम्बे में काम करा और काम करके फिर मैं इंदौर आया और मेरे फादर ने उस पीरियड में 1992 में मेरी शादी हो गई थी, 93 में मैं इंदौर आया अच्छा। और मैंने कहा पापा एक केबिन बना लेते हैं। तो यू नो इंडियन ट्रेडिशन का बेस्ट पार्ट क्या है, देयर इज़ अ हैंड होल्डिंग, बराबर। हैंड होल्डिंग इन द ट्रांजिशन फेज। जैसे एक आप 4x100 मीटर्स की रेस देखते हैं ना जिसमें बैटन एक दूसरे को पकड़ाते हैं, तो एक फादर अपने बच्चे को सेटल करने के लिए उसकी जर्नी में कुछ देर तक वो ट्रांजिशन में बैटन पकड़कर उसके साथ दौड़ते हैं। तो उस तरह का एक पीरियड हुआ जब मेरे पास मेरी खुद की कुछ भी आमदनी नहीं थी, तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट करा। मैंने एक केबिन बनाया, उसका इंटीरियर्स मैंने खुद करा और उस वक्त स्टेशनरी लेना है, महंगी स्टेशनरी होती है आर्किटेक्ट्स की। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराना है, अगर कभी कोई स्टाफ है तो उसका सैलरी का खर्चा देना है। तो वो सब काम मेरे फादर ने कुछ वर्षों तक करा। क्या बात है। तो आई थिंक मैं ये कहूँगा कि थोड़ा स्ट्रगल मिनिमाइज़ हुआ। ऐसा लगता है कि इंडियन कल्चर में दिस इज़ अनलाइक यू नो अमेरिकन कल्चर। In India we still have this mode of transition which I think is a phenomenal concept and which should be there in the society. तो ये जो हैंड होल्डिंग हुई ना, इसने मेरे को बहुत सपोर्ट करा मेरे इनिशियल ईयर्स में। आप समझो एक शादी करके बच्चा आया हुआ है और वो कमा नहीं रहा है और दैट हैंड होल्डिंग इज़ देयर वेयर द पेरेंट हैज़ अ कॉन्फिडेंस ऑन हिम कि बच्चा करेगा, और उसको प्रोएक्टिव माहौल में हैंड होल्डिंग करा और वो बच्चे ने भी उसको फ्रीडम को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ला, उसने भी मेहनत उसने करा, भी जवाबदारी से तो दिस ट्रांजिशन वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years परहैप्स। 96 में मेरे फादर रिटायर हुए और 96 में मैंने पूरी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग घर और ऑफिस कंप्लीट अपने हाथ में ले ली। अच्छा। तो इट वाज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के भी खर्चे थे, ऑफिस के भी खर्चे थे, फैमिली के भी खर्चे थे, वो सब खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तब तक ले चुका था। तो आई स्टिल गिव, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स का, मेरी मदर का उस वक्त जो हैंड होल्डिंग रहा विच वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंडियन ट्रेडिशन, और वो मुझे मिला है। करेक्ट। हाँ जी। ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली। या थैंक यू सो मच। करण जी एक और सजेशन दूँ, आई हैव अ वेरी नाइस गुड आउटडोर प्लेस। ओके। अपन बचा हुआ कन्वर्सेशन वहाँ करें तो कैसा रहेगा? चलिए, बिल्कुल, एक कप चाय भी पी लेते हैं। चलिए ठीक, चलिए आइए। सर, बहुत ही बढ़िया घर बनाया आपने। इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा? करण जी तकरीबन 2004 में चालू करा हाँ। और 2005 के एंड में कभी ख़त्म हुआ है ये, तो तकरीबन 1.5-2 साल के करीब लगा। अच्छा। हाँ, ग्रीनरी नहीं थी उस टाइम ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई। अरे वाह, हाँ बढ़िया। सर, एक चीज़ मुझे याद है, आपने बताई थी आपको ड्राइंग्स पसंद नहीं है, ये सही है? देखिए ड्राइंग्स मतलब अब बड़ी विचित्र संजोग है कि जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, हमारे इसमें एक सब्जेक्ट होता था इंजीनियरिंग ड्राइंग। हाँ, मैंने भी किया है। आपने भी करा है? मैकेनिकल इंजीनियर। अब वो इंजीनियरिंग ड्राइंग या तो जिस तरह से मैंने पढ़ाई करी होगी या जिस तरह से पढ़ाया गया होगा, मैं फेल हो गया उस सेमेस्टर में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं फेल हो गया। अच्छा। तो एक जो थोड़ा सा ड्राइंग का खौफ था ना, तो वो ड्राइंग का खौफ उस आज टाइम भी पर है। पैदा हो गया। लेकिन आज की तारीख में अगर मेरे से पूछे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 6 महीने का एक डेडिकेटेड कोर्स करना चाहिए स्केचिंग में। तो जो आर्किटेक्ट स्केचिंग करते हैं ना, तो मेरे को उनसे बड़ा वो लगता है कि यार ये मुझे भी आना चाहिए। अच्छा। तो वो जो ड्राइंग बनाने का जो रूटीन का जो प्रोसेस था, मैं उस प्रोसेस के साथ में कभी भी मेरा प्रैक्टिस नहीं करा। यूजुअली मेरा प्रैक्टिस रहा जो ड्राइंग्स या डिज़ाइंस ऑफिस में बनती है, मैं उनके साथ में इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने खुद ड्राइंग बोर्ड पर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके या ऑटोकैड को यूज़ करके या स्केचअप, 3ds मैक्स, कुछ मैंने आज तक एक भी ड्राइंग नहीं बनाया। अच्छा। तो माय
practice is a little bit different, in which I have never made a drawing on a drawing board. I have never worked on a software. जो ड्राइंग आता है, अब इतना प्रैक्टिस हो गया है कि ड्राइंग सामने आते से ही एकदम ऐसे लगता है जैसे वो आंखें जैसे एक्सरे करती है ना, एक तो एक्सरे करती है, और मेरी टीम मेरे को बोलती है, सर आप हमेशा वहीं पर क्यों आंखें अटकती है जहाँ गलती होती है। तो पूरी ड्राइंग यूँ निकलेगी, स्कैन होगी, और जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा वो पॉइंट्स पूछूंगा, और वो ड्राइंग में वही गलती रहती है। तो डिफरेंट है, मैंने बताया ना कि इट इज़ नॉट अ स्टीरियोटाइप्ड प्रैक्टिस। आई एम अ मोर पर्सन ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्यूटी है ना वो वाबी साबी है। तो जापानीज़ एक प्रिंसिपल है वाबी साबी का, ब्यूटी लाइज इन इम्परफेक्शन। हाँ, मैं समाव बहुत इससे कोरिलेट करता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी चीज़ हो ना, अगर हाथ की बनी हुई हो, उसके अंदर लिटिल बिट माइन्यूट इम्परफेक्शंस जो होते हैं ना, वो समवेयर उस चीज़ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। बराबर, अदरवाइज इट इज़ मशीन मेड। करेक्ट। तो अब आज का युग जब आ गया है, ये मशीन मेड का युग आ गया है, तो लोकल स्किल्स, लोकल क्राफ्ट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठेकेदार का बच्चा ठेकेदार बनना नहीं चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है वो चाइना से फर्नीचर लाए बना ले। लेकिन हमने भी करा है, लेकिन मुझे वो जो फील आता है ना उस तरह का सब, जब एम्बियंस हम बनाते हैं तो उसमें वाबी साबी मिसिंग हो जाता है। तो एवरीथिंग इज़ टू परफेक्ट, एंड टू परफेक्ट थिंग इज़ मोर लाइक प्लास्टिक, मोर लाइक इंडस्ट्रियल मेड, आर्टिफिशियल। तो समवेयर मुझे लगता है कि वाबी साबी जो जापानीज़ ने, वो जब एक सिरेमिक का कप भी बनाते हैं ना, तो अगर वो 10 कप बना रहे हैं तो इंटेंशनली वो 7वें कप में, 8वें कप में वो कुछ इम्परफेक्शन करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, एंड इट इज़ इंटेंशनल। अच्छा, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वाबी साबी। ओह, क्या बात है। एक दौर था जब आपने मुझे बोला था, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, मतलब लग रहा था कि कुछ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कैन यू शेयर मोर नहीं, डिटेल? आई वॉज एक्चुअली नेवर फ्रस्ट्रेटेड दैट वे। ओके, मेरा जो लाइफ की बकेट लिस्ट है ना, कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के 75-80 साल कैसे उपयोग करता है, व्हाट इज़, बिकॉज यू नो कुदरत ने सबको 75-80 साल दिए, कोई भी व्यक्ति पट्टा लिखा कर नहीं आया। सही बात है। टाइम सबके पास में सेम है, भले ही राजा अकबर रहा हो, या आपका नेपोलियन रहा हो, या आपके जो भी व्यक्ति रहे हैं, तो उन सबके पास में टाइम पीरियड एक फिक्स है, इन विच दे कम एंड दे गो, एंड हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम प्रॉपरली, एंड व्हाट इज़ दिस प्रॉपर, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट आई वांट टू डू। तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा, मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक है। मेरी बकेट लिस्ट में मेरे को 100 देश कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे पास में शुरू के 10 साल, रादर 15 साल मेरे पास पैसा ही नहीं था बाहर जाने का, क्योंकि यू नो इट वाज अ स्ट्रगलिंग फेज। तो आप जिस फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो, वो डिसअपॉइंटमेंट ओनली टू दैट एक्सटेंट था कि मैं ये सोचता था कि मेरे साथ वाले लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो दुनिया घूमना चालू कर दिए, एंड आई वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड। तो 1993 से शुरू करा, 7 साल, 2000 तक मैं बाहर जा ही नहीं पाया, पैसे भी नहीं होते थे। तो 2000 में या 2001 में मैं पहली बार इंडिया से बाहर निकला, पर बकेट लिस्ट मेरी बहुत पहले से बन गई थी। मेरे को तो 100 देश जाने से पहले 100 देश ख़त्म करना है। और मैंने ज़िंदगी में एक ये भी प्रण कर लिया था कि कोई भी मेरा मित्र, कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी मेरा क्लाइंट, कई सारे क्लाइंट्स मेरे प्रोजेक्ट बनने के बाद में मेरे दोस्त हो गए, एंड दे नो माई नेचर कि मनीष जी इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो कोई भी मुझे अगर बोलेगा कि मनीष जी घूमने चलना है, तो मैंने सोच लिया था आई विल नेवर पुट एन एक्सक्यूज़ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास में पैसे नहीं हैं। 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ। और आई विल नेवर से नो, अगर मेरे पास कितना भी काम रहेगा मैं हाँ बोलूँगा, एक आध महीने का टाइम पीरियड लेके मैं हाँ बोलूँगा और मैं ट्रैवल करूँगा। तो तकरीबन उस एटीट्यूड के कारण मैं ट्रैवल कर पाया, मैं फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट ले पाया, मैं दुनिया के कल्चर्स को समझ पाया। ट्रैवल इज़ नॉट अबाउट सीइंग प्लेसेस, ट्रैवल इज़ अबाउट एक्सपीरियंसिंग कल्चर, ऑब्जर्विंग पीपल, हाउ
their evolution has नहीं, happened. और ये एज एन आर्किटेक्ट भी जरूरी है ना, As an आप architect अलग भी culture जरूरी देख है. रहे हो, सीख Yes, रहे हो, मतलब it is आपको इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के बारे में एक्सपोजर मिल रहा है। of course, and I learn from the wisdom of the past. तो मैंने कई बार कई सारी चीज़ें पास्ट से सीखी है. अच्छा, ऑफ कोर्स यू सी द न्यूअर आर्किटेक्चर ऑल्सो, पर मुझे ऐसा लगता है कि विजडम जो पास्ट का विजडम था वो एक अलग चीज़ है. उसमें आप ये देखिए कि उस वक्त लोगों में पेशेंस था. आज आप सोच सकते हो कि कोई अडानी या अंबानी पिरामिड बना सकते हैं? नहीं बना सकते. यू नीड अ पैशन, और उस पैशन के कई सारे अद्भुत प्राचीन एग्जाम्पल्स ऐसे देखे जब मुझे लगा कि वो राजा ने एक पैलेस कमीशन करा और उस पैलेस का इंटीरियर्स करना है, और राजा को मालूम है अपने लाइफ टाइम में वो कंप्लीट नहीं होगा. उस ज़माने में 80-80 साल, 100-100 साल, 150-150 साल चलते होंगे. कमरे के इंटीरियर्स करने में भी टाइम लगता था. कितना आप सोच सकते हो. या आप अपने यहाँ पे इंडिया में देखो, अजंता एलोरा केव्स हैं जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, और वो पहाड़ के ऊपर से उन्होंने बनाना चालू करा, और वो बनाते गए नीचे जाते गए, और उसमें 1000 साल लगा दिए. और वो जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स थे वो पत्थरों को गढ़ते रहे, और उनको मालूम है पूरी लाइफ टाइम वो पत्थरों को गढ़ते रहेंगे. कैन वी थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ पेशेंस? नॉट पॉसिबल. तो वो पेशेंस को सोच के मुझे गूज बम्स हो जाते हैं कि किस तरह की दुनिया के लोग रहे होंगे, कैसे लोग थे वो. सिरफिरे लोग थे, क्रेजी लोग थे, क्या थे? अभी तो है ही नहीं ना ऐसा. अभी तो एवरीबडी इज इन अ हरी. तो दैट इज़ लॉट ऑफ लर्निंग व्हेन यू गो, व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट प्लेस. तो आपको लगता है कि बॉस क्या लोग थे. सही बात है. और इतना पैशन आज के ज़माने में पॉसिबल ही नहीं है. पीपल आर इन अ पैशन और रन. पेशेंस दोनों. पीपल आर इन अ रन. यस, एवरीथिंग. अमीर आदमी को जल्दी बनना, यस, ओवरनाइट अमीर बनना. देखा देखी बढ़ गई क्या? है. अच्छा, मैं एक बात बताऊँ करण जी, एक समय के बाद में पैसे का इम्पोर्टेंस नहीं. हाँ, द मोमेंट योर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इज ओवर, टेकन केयर ऑफ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टिल दैट टाइम. उसके बाद में मुझे लगता है कि व्यक्ति का गोल होना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करें, बिकॉज दे आर द मोमेंट्स विच कम आउट ऑफ पैशन. और उन पैशनेट मोमेंट्स में व्यक्ति जो भी क्रिएट करता है उसका जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो एंडलेस है. सही बात है. तो 100 में से कितने देश हुए? मैं अगर बोलूँगा मेरे तकरीबन 35 देश में आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. अच्छा. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड, पर क्या होता है कई बार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे छोटे होते हैं, जाने से पहले सोचना पड़ जाता है कि इनकी एग्ज़ाम्स हैं, ये हैं, तो कुछ थोड़े से बैंडिंग्स हैं. बट आई थिंक मेरी बेटी अभी 12th में है, उसके बाद में आई वुड बी लाइक अ फ्री बर्ड, और मैं एटलीस्ट एक साल में 4-6 देश कवर करके बैकलॉग आप जल्दी century जल्दी तो कर कवर लोगे. करूँगा. नहीं 100 करना है. करना है 100. आपको स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि है, बैडमिंटन वगैरह आप काफ़ी खेलते हो. मैं तकरीबन पिछले 48 सालों से बैडमिंटन खेल रहा हूँ. ओके. और मेरा एक दोस्त है जो स्कूल टाइम से चड्डी पार्टनर है. हाँ. हम दोनों साइकिल से जाते थे, और आज भी हम दोनों पार्टनर हैं. और हम लोग जहाँ खेलते हैं हम दोनों को बोलते हैं सन 77 की जोड़ी है. अच्छा. ठीक है. और आज भी हम उसी पैशन के साथ खेलते हैं. हाँ. और मैंने हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करा, सर हमारा सम्मान करो, हम शहर की सबसे पुरानी कॉन्टीन्यूस साथ में खेलने वाली जोड़ी है ना, इससे युवा वर्ग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, हमको भी लगेगा, हमारा सम्मान करो आप. तो हम मांग के उनको छेड़ते रहते हैं. थोड़ा खेलोगे. तो और शर्त लगा के खेलते हैं. 10-10 रुपए की शर्त होती है. हाँ. कभी कभी 15 रुपए की शर्त होती है. अच्छा. क्योंकि शटल कॉक इज एक्सपेंसिव. हाँ. लेकिन वो 10 रुपए और 15 रुपए के लिए अपनी जान लगा देते हैं, है ना. एक एक पॉइंट के ऊपर लड़ाई होती है. एंड दोज आर मेडिटेटिव मोमेंट्स फॉर मी. करेक्ट. आई कॉल इट डायनेमिक मेडिटेशन. करेक्ट. उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है. तो टच वुड, जब तक हम खेल पाएँ तब तक अच्छा है. अच्छी बात है. हाँ जी. ये हवा सिंह की क्या स्टोरी है? आप तो सन 77 में एक पटियाला से कोच आए, नेशनल कोच थे बैडमिंटन के, सरदार जी थे. हाँ. उनका नाम था चीमा. चीमा. ओके. तो चीमा जी बहुत स्ट्रिक्ट थे. हाँ. तो वो हमको बैडमिंटन के कोर्ट पर सबको दौड़ाते थे, दौड़ाते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, और जहाँ रुके वो एक टेनिस बॉल रहती थी और उसको फेंक के मारते थे. हाँ, आप रुक गए, दौड़ो, रुकना ही नहीं है, दौड़ते रहो. तो हमको दौड़ाते ही रहते थे.
फिर एक दिन उनका, वो भी सिरफिरे व्यक्ति होंगे, तो एक दिन उनका मन करा कि नहीं, इंदौर से महू तक दौड़ना है। अब महू 21 किलोमीटर दूर। अब सुबह 6 बजे सब इकट्ठे हो गए। अब वो ज़माना भी अलग था, तो दौड़ना चालू करा। जो भी कोचिंग कैंप में लोग आए, और समय अलग था, उम्र कम थी, और मन ऐसा था कि दौड़े तो अपन सबसे आगे दौड़ें। तो वो मैं दौड़ते दौड़ते 19-20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर तक सबसे आगे दौड़ रहा था। क्या बात है। तो बाद में कैंप में मेरा नाम उन्होंने रख दिया था हवा सिंह, क्योंकि मेरे पीछे वाला 1 किलोमीटर पीछे था। अभी मैं 1 राउंड भी नहीं दौड़ पाता हूँ, लेकिन उस टाइम पर मैं बहुत दौड़ा। तो हवा सिंह आपको बुला हवा सिंह कहने लग गए। क्या बात। हाँ। सर, how do you see this profession growing? A lot of people, carry their ego on their sleeves. What's your thoughts? What are your thoughts on this? मुझे लगता है कि if you see the city skyline and the way the cities are evolving, at times जब भी आप एक रोड पर से कार चलाते हुए गुजर रहे हो, and you will see different buildings coming on your left and coming on your right, without going into the merits and demerits, I at times think we are making cities which are ego cities, cities which are designed, buildings which are designed to satisfy egos. मेरी बिल्डिंग सबसे डिफरेंट दिखना चाहिए। मैं अगर उस रोड पर बिल्डिंग बनाऊं तो आजू बाजू का बिल्डिंग सबसे डिफरेंट दिखना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ वी डिज़ाइनर्स एट टाइम्स ट्राई टू मेक सच बिल्डिंग्स। तो मुझे लगता है कि दीज बिल्डिंग्स एट द एंड ऑफ द डे मेक अ सिटी विच इज़ एन ईगो सिटी, बट देन देयर इज़ नो अर्बन कॉन्सेप्ट, और उसके कारण से सिटी की स्काईलाइंस डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हर डिज़ाइनर अपने मैच्योरिटी लेवल के साथ आता है और बिल्डिंग बनाता है। तो बहुत समय से मेरे इंस्पिरेशन पिछले 15 सालों से आर्किटेक्ट जॉफरी बाबा रहे हैं, जो बेसिकली आर्किटेक्चर और नेचर को मर्ज कर देते थे, और कहाँ नेचर ख़त्म होता है, कहाँ आर्किटेक्चर शुरू होता है, वो बाउंड्रीज ब्लर कर देते थे। एंड ही वॉज डूइंग इट वेरी वेरी सेंसिटिवली इन अ फिनोमिनल वे, एंड मोस्ट ऑफ द डिज़ाइनर्स नाउ इन एशिया go pay homage, pay respect to him by visiting his projects in श्रीलंका। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर और लाइफ ये दोनों कनेक्टेड हैं। अच्छा। इन दोनों को नेचर के साथ में रह के ही मिट्टी में मिल जाना। अच्छा, कैसे? आज हम कभी आर्किटेक्चरल रूइंस देखते हैं, जो हो सकता है किसी समय में किसी का पैलेस रहे होंगे, हो सकता है कि किसी का, देखिए इंसान इस दुनिया में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मेरे ख्याल से 1,00,000-2 लाख साल की है, लेकिन ये दुनिया तो 450 करोड़ साल पुरानी है। तो इस दौरान कितना सारा बना और मिट्टी में मिल गया। आज हम एज ए टूरिस्ट जाते हैं, मैं अभी पोम्पई था साउथ ऑफ इटली में, एंड द होल सिटी वाज डन ऑलमोस्ट 2,500 साल पहले, और पूरे उसके उस ज़माने में दी आर्किटेक्चर वाज सो एडवांस्ड। उन्होंने रोड्स बनाई, उन्होंने घर बनाए, उन्होंने एम्फी थिएटर्स बनाए, और रोमन आर्किटेक्चर परहैप्स एट दैट टाइम वाज एट द हाईएस्ट लेवल। 2,500 साल, 2,500 साल 450 करोड़ साल में कितना है? एक पलक झपकाने जितना भी नहीं है, 10% भी नहीं। ठीक है। वो तो फिर भी 2,500 साल टिक गया, क्योंकि उन्होंने सीमेंट नहीं था उस ज़माने में, कंक्रीट नहीं था उस ज़माने में, स्टील नहीं था उस ज़माने में, पत्थर था, लाइम था। तो वो परमानेंट काइंड ऑफ सो कॉल्ड मोर लास्टिंग मटेरियल्स थे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे। आज की तारीख में कंक्रीट बिल्डिंग्स आर डिज़ाइन टू हैव अ लाइफ ऑफ 75 ईयर्स। होना क्या है उसके बाद? आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हुए 75 साल चलाओगे, 100 साल चलाओगे, उसके बाद में इनवेरिएबली देयर वुड बी समथिंग यू हैव टू चेंज इट, आइदर इट विल स्टार्ट रुइनिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आर्किटेक्चर का एंड ज़मीन में मिल जाना है, एक इंसान का एंड ज़मीन में मिल जाना है। तो व्हाई नॉट
वी डू समथिंग जो ऑलरेडी नेचर के साथ कॉम्प्लीमेंट करती हो। तो ये थॉट मेरे थॉट प्रोसेस में बहुत प्रबल होता जा रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रबल होता जा रहा है। ऑल्दो मैं सब क्लाइंट्स के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें जो नेचर का अभिन्न हिस्सा बन जाए। यू हैव टू ब्रिंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचर विद इन आर्किटेक्चर। आप खिड़की खोलो और आपको पेड़ दिखे, आपको घर के अंदर कोर्टयार्ड दिखे, आप घर के अंदर बारिश के पानी को देख पाओ। देखिए, वी आर लिविंग इन अ वर्चुअल एज, मोबाइल का एज, जहाँ पर कि लाइफ के रोटेशन जो आरपीएम है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और दिस हाई आरपीएम इज़ नॉट समथिंग विच एन इंडिविजुअल इज़ डिज़ाइन फॉर। तो इट वुड क्रिएट स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस क्रिएट होगा तो व्हाट इज़ द स्ट्रेस बस्टर? नेचर, नॉट मेडिसिन, नेचर। तो वो जो नेचर है वो आपकी लाइफ को स्लो करता है। द पेस ऑफ द नेचर इज़ स्लो। तो उस स्लो पेस को आपको अपने अंदर लाने के लिए नेचर को लाना पड़ेगा। व्हेन यू सी द ग्रीन, व्हेन यू सी द ट्रीज, व्हेन यू सी द बर्ड्स, व्हेन यू सी द फ्लाइज एंड द बटरफ्लाइज, तो ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम मेडिटेटिव। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से आर्किटेक्चर और नेचर का संगम कर पाऊँ। आप अगर मेरा घर देखेंगे, आप देखेंगे कि नाउ इट इज़ नेचर हैज़ टेकन ओवर इट। yes we can देयर see. इज़ नो Yeah, आर्किटेक्चर लेफ्ट। एक पौधा 15 साल पहले लगाया होगा, और उस एक पौधे का वाइटलिटी आप देखिए कि उसने पूरे घर को कवर कर लिया। Yes. इट वाज नॉट द डिज़ाइन इंटेंट, पर कॉन्शियस इंटेंट तो था कि नेचर शुड टेक ओवर। yes. तो वो पौधे ने नेचर बन के पूरे घर को टेक ओवर कर लिया। और अब अच्छे से, मतलब इट इज बिकम वेरी इंक्लूसिव। मतलब आप कभी मार्च अप्रैल में आएंगे तो ये जो आप मेरी पैरापेट देख रहे हैं, ये पैरापेट में आपको उन 10 दिनों के लिए असंख्य येलो, ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स दिखेंगे और असंख्य भंवरे दिखेंगे। अब ये जो सिम्बायोसिस है एक प्लांट का और एक एनिमल लाइफ का, विच इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, इट इज़ फिनोमिनल। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरह, और जो वाइब्रेंसी उन येलो फ्लावर्स को देखकर आ रही है, वो 10 दिन जब भी मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ और मैं इन येलो फ्लावर्स को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुकून मिलता है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता है। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट देयर इज़ नो आर्किटेक्चर लेफ्ट व्हेन यू सी फ्रॉम द रोड साइड। द आर्किटेक्चर हैज़ ब्लर्ड, द नेचर हैज़ टेकन ओवर, the materials are such which are weathering। अभी अपन इस फ्लोर पर बैठे हैं, अब ये फ्लोर पर बारिश के बाद में वेदरिंग इफेक्ट इस स्टोन के ऊपर आया है। मुझे ये भी अच्छा लगता है। अभी आप रोम जाएंगे, रोम के ऊपर ट्रेवेटिनो जो हज़ारों साल पहले बनाया था, तो वो भी वेदर हुआ है, तो लेकिन स्टिल द बिल्डिंग्स लुक नाइस। तो द काइंड ऑफ मटेरियल्स यू यूज़, if they have a nice weathering property, if they age gracefully, if the nature takes over and the architecture and the nature becomes one, that is my design philosophy. ओके, ग्रेट। आपने ट्रिपल आईडी में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली इंदौर के चैप्टर में। सो वो जर्नी कैसी थी आपकी? So somewhere in 2008, which I consider as a milestone in my life, one of the milestones, मुझे हेड ऑफिस से कॉल आया कि मनीष जी, इंदौर में हमको एक ट्रिपल आईडी का सेंटर बनाना है, विल यू लाइक टू टेक एन इनिशिएटिव। तो मैंने कहा व्हाट इज़ द इनिशिएटिव। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम नंबर्स इतने चाहिए, इतने प्रोफेशनल्स चाहिए, तो वी कैन फॉर्म अ सेंटर। तो आई वॉज ऑलरेडी अ मेंबर, दैट इज़ वाई दे कॉल्ड मी। तो दैट वाज द टाइम, 2008 वाज अ पीरियड इन द सिटी वेयर यू नो एज अ डिज़ाइनर मैंने दूसरे डिज़ाइनर का नाम सुना हुआ था, लेकिन मैं 1 to 1 कभी नहीं मिला था। अच्छा, इंदौर में रह के? इंदौर में रह के। वो देखिए क्या होता है कि प्रोफेशनल बॉडीज़ लोगों को बुलाती है, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करती है, जोड़ती है। एक दूसरे का नाम हम मे बी वेंडर से, कंट्रैक्टर से जानते थे, लेकिन एक दूसरे को चेहरे से नहीं जानते थे। तो आई सेड आई विल ट्राई। मैंने जो नंबर्स चाहिए थे, मैंने उन सब लोगों को फ़ोन करा। यूजुअली प्रोफेशनल्स में ईगो बहुत होता है,
लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा एक कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ काम करता था कि ईगो कहीं नहीं आए काम करने के दौरान, और ईगो आए तो मेक एन एफर्ट टू डिसॉल्व इट। तो मैंने उन लोगों को फ़ोन करा, मैंने बोला कि माय नेम इज़ दिस एंड द पर्पज़ इज़ दिस एंड आई वांट टू हैव अ मीटिंग विथ यू एंड कैन वी सिट ऑन अ कप ऑफ कॉफ़ी और अ टी। I think most of the fraternity was kind enough and we met। मैं उनके ऑफिस गया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा और जिनको भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, चूँकि मैं गया था, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा एंड दे बिकेम मेंबर्स। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए एंड व्हेन द नंबर्स वर देयर, तो इंदौर में ट्रिपल आईडी का फॉर्मेशन हुआ। और फॉर्मेशन हुआ तो हेड ऑफिस ने मुझे प्रपोज़ करा कि आप मनीष जी फाउंडर चेयरमैन बन जाओ। अच्छा, तो मैंने फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इंदौर चैप्टर की। नाउ इंदौर इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग सेंटर्स इन द कंट्री। यहाँ की फ्रेटर्निटी बहुत यूनाइटेड है। यहाँ पे जो सब्सिक्वेंटली जो चेयरपर्सन्स आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी इंदौर को इस हाइट पर पहुँचाने के लिए। तकरीबन 400 मेंबर्स इंदौर के आईडी के मेंबर्स हैं और हम लोगों ने 2008 में सब लोगों ने मिलकर प्रयास करा। And I am very happy to share that Indore, because of its quality of events and because of working together, became the richest center of triple ID in the country in its first year itself। और मुझे ख्याल है कि जो भी मीटिंग्स होती थी मेरे ऑफिस पर और मेरे घर पर होती थी, और इट वाज ऑल अ गुड फ्रेंडली मीटिंग। और हमने बहुत सारे इवेंट्स करे, बहुत सारे फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ इवेंट्स करे जिनके मॉडल्स आज इंडिया में रेप्लिकेट होते हैं। अच्छा, और हम लोग 2 साल के टेन्योर में तकरीबन 26 लाख रुपए बचा पाए। और मेरे मन में ये था कि ये अमाउंट जो है, ये एक एजुकेशन के लिए नेशनल लेवल पर कंट्रीब्यूट हो। इस अमाउंट से इंदौर के इस अमाउंट से नेशनल लेवल पर एक इंटीरियर डिज़ाइन की स्कॉलरशिप शुरू हो, जो बच्चों को इंटीरियर डिज़ाइन जो अच्छा काम करते हैं उनको कहीं स्कॉलरशिप मिले। नेशनल लेवल पर हमने रिक्वेस्ट करी, द रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड एंड नाउ वी हैव द फर्स्ट एंड द ओनली स्कॉलरशिप फॉर इंटीरियर डिज़ाइन विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय इंदौर। क्या बात है सर, आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, हाउ डू यू मैनेज योर वर्क एंड फैमिली लाइफ बैलेंस? देखिए, आई थिंक मेरी वाइफ और मेरी फैमिली ऐसा समझते हैं कि आई एम नॉट अ फैमिली पर्सन। अच्छा, आई एम सो पैशनेट अबाउट वर्क, वर्कहॉलिक मुझे समझते हैं। और समवेयर मैं उनकी इनर फीलिंग को समझ पाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर पाऊँ। तो कुछ इंटेंशनल थॉट प्रोसेस अभी कुछ समय से करे हैं, जैसे कि आई एम ऑन अ 5-day वीक। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा नेचर जो सिर्फ काम को समझता है, उसके विपरीत जाके कुछ टाइम मैं बच्चों के साथ या मदर के साथ, वाइफ के साथ मैं दे पाऊँ। पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का बेसिक नेचर भी होता है, थोड़ा-सा बेसिक। तो मेरा बेसिक नेचर जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्क करने के लिए बना हूँ, अच्छा, वर्क करने के लिए बना हूँ। But I think my wife would be in a, she knows better. Maybe she can express this feeling, this question in a better way. पर मुझे गिवन टू अंडरस्टैंड है कि मैं जितना फैमिली को मेरे कुछ मित्र टाइम दे पाते हैं, मैं उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, बट आई ट्राई। तो मैडम का जिक्र हुआ है तो यहीं बैठे हैं, हाँ। तो उनको भी बुला लेते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्लीज बिल्कुल। कम। वेलकम वंदना जी। Thank you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much. वंदना जी, हमने सर से तो काफ़ी बातें कर ली, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, हाउ इज़ ही एज अ पर्सन? I would like to say one thing, that not being he my husband, but as a person, he's a very, very, I will say, a very good human, very good human. Because he is such a balanced person that he balances everything. अच्छा, And
कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि ऑफिस की कोई प्रॉब्लम ये घर पे लाए हो और कभी गुस्सा कराओ आज तक. इट्स सो मैनी ईयर्स, लाइक इट्स बीन, आई हैव बीन मैरिड सिंस 33 years. So never in my life I have seen it. So, and he has so much compassion for things. Maybe he doesn't give much of time, but he has so much. So as a person, I feel he's a very good human being. He says he's a workaholic. Is that true? Yeah, it's very true. Okay. So work comes first. Yes. Okay. There is one interesting story. वो कैरम वाला किस्सा जो आप सुना रहे थे क्या था वो? It's I think better Vanna talks about yes, of course, you know, when you get married and it's not been much of time that you are married, and if you're seeing that his friends are coming and playing till 2 o'clock in the night, so you really get upset about it. I think it's so natural. It happened twice or thrice, and now I felt it's high time that I have to intervene. अच्छा. So, so I came at that time. I said, "Don't you feel it's so late? At 2 o'clock, and don't you have families in your home? And I think you should realize that." And I just went away. अरे बाप रे. it. That was the last day we played carom as friends. उसके बाद कैरम ही बंद हो गया. तो कैरम बंद हुआ, फिर उसके बाद 20 साल बाद दोस्तों को एक दिन मैंने वही कैरम की जोड़ी, मैंने कहा एक दिन अपन डिनर करते हैं और अपन कैरम खेलते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू रिकनेक्ट एंड रिकलेक्ट ऑल दोज मोमेंट्स. तो हम सब लोग बहुत हंसे खाने के दौरान, डिनर के दौरान, और कैरम 20 साल बाद वापस खेले. तब रात भर खेले होंगे. रात भर नहीं खेले, लेकिन 11-12 बजे तक खेले. एंड वी रिमेम्बर्ड ऑल दोज मोमेंट्स कि हम घर के वरांडे में नीचे जमीन पर बैठ के कैरम खेलते थे, और हम भूल जाते थे कि हम सबकी शादियां हो गई है. आई थिंक वो साल, वो दौर भी अलग था, अलग यू नो. था, हाँ. आज You आजकल were young at that time, and then you had expectations and everything. So now, as you grow, you mature, you can understand what passion is, what hobbies are. So you give more importance to them. मैम, मैंने जो भी सर से या लोगों से सर के बारे में सुना है, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, एंड आई एम श्योर you've been a very important part of his journey. How do you see his growth as an architect? How do you feel the success that he's achieved? How do you feel about it? Yes, definitely. I'm a part of his journey because he started his profession after we got married. He was working in Delhi for 2-3 months after the course, and after that we started our journey. And I feel very proud about it because we started from the scratch. And at that time also, we both were so honest that we said we will never ever do dishonesty in our profession, whether we earn or we don't earn. So this was a pledge that we made before starting the things. And as I have seen him grown, I am very proud that he never neglected any area of his life with the things, you know. And okay, he did not devote much time to the family or something. I took care, but as a partner, it was my duty to do it, and he was doing his own duty. So I feel he has grown up to, and he gives lectures also, like how honestly you can grow in your career, like you can reach up to heights with honesty. So that's how I've seen him growing step by step, taking a small step, and main thing is what I found in him was vision. Correct. He's a very visionary. Like he brought Institute of Interior Designing in Indore. It was his vision. And that institute has grown up so much. Multiple folds. Yes. Then now our office. I think it was all his thought. I was not involved into this thought. But I was just a back support for him. So I've seen ki we never thought ki we should have a green building. He thought about it that my office should be a green building, and he did it. Then all things, like he took small step, but he very steady he will do, and very grounded. He will never show off. He will never I have never seen him criticizing anybody, not even in the family or in his profession, with his colleagues. I have never seen that we are discussing about colleagues and everything. He is so focused in his work. And at the same time,
he has many hobbies like photography, homeopathy. Whenever he gets time, so apart from family, he will give his time to his hobby. Okay. Every time he's doing something or the other. So there's no time for criticism, for anything like that, negative things. Ma'am, how do you feel about the success that he's achieved over these years? I really feel very proud and very nice because some part of humanity is also involved into it, and both of us are compassionate about many things. Okay. So with that, we have reached up to that height. So I feel very good about it. And at the same time, I tell him now it's enough. Let's do something else also. down a bit. Yes. Sir, ma'am was talking about the office. I think it's Indore's first green building which is platinum rated. So this is my third office in my last 33 years. और एक चीज़ कॉमन थी इन तीनों ऑफिसेस में कि ये ऑफिस मेरे घर के बहुत नज़दीक थे. Okay. So I am very proud that it was a conscious decision. I never wanted to commute. Okay. एक घंटा जाना है, आना है, and then doing it 24/365. So the workplace and the home, they were very close by. Okay. और जब ये ऑफिस हम बना रहे थे तो मेरा जो सेकंड ऑफिस था वो ऑलरेडी छोटा पड़ गया था रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड वी वर स्टफिंग इन लॉट ऑफ पीपल ओवर देम, एंड दैट वाज आल्सो द टाइम व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर ट्राइंग टू डू समथिंग व्हिच इज़ सस्टेनेबल. वो सस्टेनेबिलिटी का थॉट आ चुका था, एनर्जी एफिशिएंसी का थॉट आ चुका था, एंड वी वांटेड, इनिशियल थॉट तो ये था, वो जॉफरी बाबा से इंस्पायर्ड हुआ था कि हम एक ऐसा ऑफिस बनाना चाहते थे जो शहर से थोड़ा सा दूर हो और जहाँ खेत खलिहान हो, जहाँ पर आप वेजिटेबल्स तोड़ो और वहीं पर कोई कुक है पूरे स्टाफ के लिए खाना बनाएं, और हम बिल्कुल नेचर के साथ में ही स्टूडियो रखना चाहते थे. पर फिर कहीं पर ऐसा लगा कि वो उसके लिए भी कम्यूट करना पड़ेगा, एंड लकीली इनफ आई गॉट अ प्लेस विच वाज एडजेसेंट टू माय होम. इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हमने वो जगह ले ली, और जब बनाने का सोचा तो फर्स्ट थॉट एंड सिंगुलर थॉट वाज दैट वी वांटेड टू मेक एन एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग. वे बैक इन 2014 ग्रीन बिल्डिंग का मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो गया था, और पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ग्रीन बिल्डिंग, व्हाट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग. लेकिन मैं बीइंग अ जैन, वी वांटेड टू मेक अ बिल्डिंग विच इज़ विच रिस्पेक्ट्स एनर्जी. तो वो प्रक्रिया के दौरान मुझे ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट्स के साथ में हमारी मीटिंग्स हुई, और वी डिसाइडेड दैट लेट अस मेक इट अ ग्रीन बिल्डिंग ऑफ हाईएस्ट रेटिंग. जब हमने वो प्रोसेस चालू करा तो हमें समझ में आया कि ये तो बहुत ही छोटा सा प्लॉट है, 1500 स्क्वायर फीट का, जिसके ऊपर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, एंड देयर आर सो मैनी पॉइंट्स, सो मैनी नॉर्म्स. पर वी वर कमिटेड, वी वर पैशनेट, एंड व्हेन वी वर ऑन दिस रोड, then step by step, because there is a point system in the rating, and then you have to address each and every area. But we were lucky enough, we were able to make the smallest private green building, not in Indore but in the country. Acha. So we are the smallest private platinum rated green building in the country. We are the smallest private 5-star rated green building in the country. We are the first United States Green Building Council edge rated building in the country. We are the most water efficient building in the country, not in Indore. The building was not designed with this. The building was designed to save each and every resource which we can save in making of the building. So all these things have come up, and we completed this building in 2016. And again I was lucky that my teacher who taught me in SPA Delhi, and I requested him to come and inaugurate. Dr. P.C. Jain, the leading figure for green building movement in the country, came and he inaugurated this building. Yeah. देख सकते हैं हम लोग? चलिए, most welcome. चलिए. Let's go. Karan ji, this is my cabin. Looks a little bit big, but I wanted it like this only. अच्छा. And
मैं जो चाहता था कि मैं जब कुर्सी पर बैठूं तो मैं नेचर को देखूं। हाँ, तो इफ़ आई सी अ बिल्डिंग एंड इफ़ आई डोंट सी अ नेचर, तो मेरे अंदर वो रश केमिकल्स का नहीं आता। आई हैव टू सी नेचर टू गेट कनेक्टेड टू माय काइंड ऑफ डिज़ाइन। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने कुछ चीज़ें, एवरीथिंग हैज़ अ मेमोरी एसोसिएटेड। ये लैंप है, ये उसी आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है जिसने उस आर्ट वर्क को बनाया था। कुछ नहीं करा, उसने पेड़ का एक तना लिया और इसके पेड़ के तने के छेदों में से रोशनी आती है। ये लैंप, ये एक पुराने समय का वर्किंग टेलीफोन है जो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले कलेक्ट करा। ये एक पुराने समय का रेडियो का वर्जन है। अच्छा। इट इज़ नॉट एन ओल्ड पीस बट इट इज़ अ मॉडर्न पीस बट हैंड क्राफ्टेड इन इटली। और ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, तो मैंने इसको लिया। एक मेरे फादर इन लॉ ने तकरीबन 75 एक साल पुराना एक टाइपराइटर मेरे को गिफ्ट दिया। अच्छा। तो आई हैव केप्ट इट। इसको थोड़ा सा जोड़ा जोड़ी करना पड़ेगा और इसको वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। इतना खुददार आर्टिस्ट था। ओके। आर्ट बनाने के बाद में उसका कुछ महीनों बाद एक्सीडेंट हुआ ओके। और मैं, ये आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ा ही था अच्छा। और वो डिप्रेशन में चला गया। उसका पैर कट गया तो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। क्या बात कर रहे हो? तो ये आर्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है, क्योंकि मैंने इस आर्ट के लिए बोला था कि तू, एंड ही वाज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, और मैंने बोला एक ऐसा आर्ट बनाओ जिसमें कुछ भी आर्टिफिशियल ना हो। ओके। एवरीथिंग इज नेचुरल। तो उसने ये जो पेड़ पत्ते पौधे, एवरीथिंग इन दिस वॉट एवर यू सी इज अ नेचर, नेचुरल। तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि अगर वो मेरे को एक बार भी बोलता था। देखो क्या होता है ना, ये आर्टिस्ट लोग बड़े खुददार होते हैं, बहुत खुददार वो। और ये झाड़ू के तिनकों से, ये झाड़ू है जो अपन झाड़ू, ब्रूम होती है ना, ब्रूम से उसने ये वर्क करा हुआ है। ये यहाँ से जंगलों से ये कलेक्ट करा है हम, और उसी से ब्रूम से उसने चरखा। तो वो गांधी जी का एक सपनों का उसने भारत बनाने की कोशिश करी थी। ठीक है, अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो मेरे को इसको देखता हूँ तो आई गेट ग्राउंडेड कि मैं वक्त पर किसी की मदद नहीं कर पाया। अगर वो मेरे को एक बार भी बोलते ना, तो आज हम, उस टाइम तक भी हम थोड़े बहुत ठीक हो गए थे। तो हम उसको बहुत आगे तक पहुंचाते थे, पर कुछ नहीं। देखो, लाइफ इज लाइक दिस, यू कांट डू एनीथिंग। अब ये हो सकता है कि ये, आई डोंट नो, मतलब दिस शुड बी एटलीस्ट 65 ईयर 70 ईयर ओल्ड पीस। खाली थ्रेड से एक वुमन का एक आउटलाइन ड्रॉ करा हुआ है, थ्रेड्स, वो सिल्वर थ्रेड से। अभी ये काम तो मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है अभी, बराबर, कि इतने बारीक थ्रेड से करा है। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ये पड़ा हुआ था घर पर ऐसे ही, मैंने इसको लगा दिया। अच्छा। तो देयर इज़ अ मेमोरी कि वो मेरे फादर को शादी में किसी ने गिफ्ट करा था, है ना। तो ये कहीं एक स्कल्पचर है, तो एक आर्टिस्ट है, वो देना ही नहीं चाहता था। और वो जियोलॉजिस्ट था, मतलब देयर आर स्टोरीज बिहाइंड एवरीथिंग। वो जियोलॉजिस्ट को मालूम था ज़मीन से 40 फीट नीचे वो जब करेगा तो ये ग्रीन पत्थर के अंदर रेड रेशे आएंगे। एज अ जियोलॉजिस्ट ही न्यू, एंड ही वाज आल्सो अ सेल्फ टॉट स्कल्पचरिस्ट। अच्छा। तो उसने ये वो मूर्ति बनाई और उसका अटैचमेंट हो गया मूर्ति से, और वो देना ही नहीं चाहता था, है ना। तो वो उसको, ये अब आप चेहरे पर ये जो फिगर्स नेचुरल तरीके से जो आए हैं, और वो फिगर से इस चेहरे का हिस्सा बन गए। तो ये मैं मेरे हनीमून पर अंडमान से लेकर आया था। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वुड, जो समंदर के अंदर लकड़ियाँ बहती हैं। और एक बहुत ही पियक्कड़ आर्टिस्ट था, और वो समंदर में लकड़ी बह रही है और वो देख रहा है और उसको लकड़ी में शेप दिख रहा है, तो वो उठा लेता था और हल्का सा फॉर्म देके। तो मैं एक संदूक भर के, हनीमून के टाइम पर भी 3000 रुपये में एक संदूक भर के आर्टिकल्स ले आया। तो वो भी आज भी पड़े हुए हैं। दिस इज माय स्टूडियो फ्लोर। अच्छा। सब आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स बैठते हैं। ओके। हाँ जी। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? सब लोग ने खाना वाना खाया कि नहीं? आप लोग को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं सर के साथ। इट्स कॉल्ड हमसे तो मिलिए। सर के बारे में मुझे 2-3 लोगों से कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जाननी है। कैसे है सर? सब लोग टाइम पे आते हैं क्या? कुछ एक स्टोरी है उसकी, सर क्या है वो? तो बेसिकली करण जी क्या है कि हम लोगों के बीच में एक द्वंद्व चलता था। हाँ। कि वी आर इनटू अ क्रिएटिव फील्ड। अच्छा। और हम बहुत ज़्यादा बंदिश लोगों को समय की लगाएं, तुम इस टाइम आओ, इस टाइम आओ। इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्री। अच्छा।
लेकिन क्या हुआ कि वो जो 9:30 बजे का टाइम था वो 10 हुआ, 10 का 10:30 हुआ, 10:30 का 11 हुआ, 11 का 11:30 हुआ और हर व्यक्ति अपनी फ्रीडम को कुछ ज़्यादा एंजॉय करने लगा। अच्छा। तो फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि ऐसा क्या करा जाए कि फ्रीडम और डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी साथ में को एग्जिस्ट कर पाएँ। हाँ। तो कुछ रास्ते सोचे पर वो वर्कआउट नहीं करें। फिर वन फाइन डे मैंने ऑफिस की स्टाफ के साथ एक मीटिंग ली ऊपर, इफ़ यू रिमेंबर अपन कॉन्फ्रेंस में बैठे, मैंने इन्हीं से बोला भैया रास्ता बताओ। मेरे दिमाग में रास्ता तय था, आई एम ऑलरेडी डिसाइडेड कि व्हाट इज़ द वे आउट। तो ये सब लोग, मैंने कहा पंक्चुअल रहने का चाहिए। हाँ सर पंक्चुअल रहना। मैंने कहा जापान कितना आगे बढ़ा है? बोला हाँ सर जापान बहुत आगे बढ़ा है। पंक्चुअलिटी इज़ गुड और नॉट? सर पंक्चुअलिटी इज़ वेरी गुड। डिसिप्लिन इज़ गुड और नॉट? डिसिप्लिन इज़ वेरी गुड। अपने को पंक्चुअल रहना चाहिए नहीं चाहिए? रहना चाहिए। अपन पंक्चुअल क्यों नहीं है? साइलेंस। अपन पंक्चुअल कैसे रह सकते हैं? कोई फॉर्मूला है किसी के पास? साइलेंस। तो मैंने कहा देखिए फिर मैं एक सजेस्ट करता हूँ। तो व्हाट वी आर डूइंग फॉर मे बी पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से हम कर रहे हैं। हमने क्या करा है कि एक फंड क्रिएट करा है। अच्छा। और हमारे ऑफिस के मुकेश जी हैं जो यूजुअली समय पर बिल्कुल पाबंद टाइम पर सुबह हाँ, पहुंच जाते थे, तो इनको ही इंचार्ज बना दिया कि सवेरे आप वेलकम करो सब स्टाफ का। 9:30 बजे का टाइम है और अगर कभी लेट होते हैं ना तो फाइनल लिमिट 10 बजे है और घड़ी लगी हुई है रिसेप्शन पे। उस अच्छा। घड़ी के हिसाब से अगर 1 सेकेंड भी आगे बढ़ा ना तो देन द टाइम बार हो गया आपका। अच्छा। और टाइम बार हुआ तो एक गुल्लक रख दिया एंट्रेंस पे, मुकेश जी गुल्लक लेके खड़े हो गए, आप चुपचाप से 100 रुपया डाल दो। अच्छा। अब वो चुपचाप से 100 रुपया डालने के चक्कर में जो लोग रूटीन में रेगुलर लेट आते थे वो लोग धीरे धीरे पैसे डाल डाल के पंक्चुअल बन गए। अब जब ये फंड इकट्ठा हुआ तो हमने 4-6 महीने बाद रिव्यू करा तो वो फंड 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये के करीब हो गया। मुकेश जी बोले बहुत पैसा इकट्ठा हो गया ये तो अब हमने सोचा अब क्या करें इसका, ऑफिस को तो उस फंड को हाथ लगाना नहीं है। तो हमने कहा कि ये फंड स्टाफ वेलफेयर फंड है। अच्छा। स्टाफ एक्टिविटी फंड है। अच्छा। स्टाफ के मौज मस्ती के लिए फंड है। एंड देन इन द स्टाफ देयर आर फ्यू कल्प्रिट जो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो फंड से हम लोग पिकनिक्स बनाते हैं, हम लोग कुछ पार्टीज़ रख लेते हैं। और उसमें हमने ये करा कि स्टाफ ने जितना कंट्रीब्यूट करा फंड में, अगर 50,000 स्टाफ ने कंट्रीब्यूट करा तो 50,000 MKDC ऑफिस उसमें मिलाकर एक बड़ी किटी तैयार कर लेते हैं। और उस किटी से हम लोग प्रोग्राम्स, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, आउटिंग्स करते हैं। अच्छा। उसका एक एडवांटेज क्या हुआ, अभी मेरे ऑफिस के एक स्टाफ ने वेंचर आउट करा और उसने अपना खुद का ऑफिस डाला और उसने इनॉग्रेशन करने के लिए मेरे को बुलाया। जब मैं वहाँ गया तो उसके पेरेंट्स मेरे को मिले, सर हम आपको एक चीज़ के लिए एक्नॉलेज करना चाहते हैं। बोलिए बोलिए। बोले कि आपने मेरी बच्ची को पंक्चुअल बना दिया, वो सुबह उठने लग गई टाइमली। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट टेक अवे। जो बच्चे बदमाश थे जिनसे सुबह उठते नहीं बनता था, इस कारण से वो लोग सब पंक्चुअल हो गए जमा करने के कारण। ये बड़ी अच्छी आइडिया। कौन है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? कौन है? हाँ तो सब डिसिप्लिन हो गए अधिकतर लोग, पर फिर भी मेरे ख्याल से स्टाफ बता सकता है कि अभी कौन बाकी। सारा तुम तो वो जिस तरह से ब्लश कर रही थी, आई थिंक शी इज द वन। वो बोलेगी जब भी ट्रिप जाएगी तो सबसे बेस्ट कमरा मुझे मिलना चाहिए, मेरे सबसे ज़्यादा पैसे हैं उसमें। अच्छा, कुछ आप लोग इतने टाइम से सर के साथ काम कर रहे हो, मैं चाहता हूँ कुछ 2-3 लोग अगर सर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर बताए, कुछ किस्से सुनाए तो मज़ा आ जाएगा। कौन जाएगा पहले? चलो बताओ। अरे कम ऑन शिल्पा जी, आप चलिए आप बता दीजिए। आई एम शिल्पा भावे। मैं यहाँ MKDC में करीबन 20 साल से यहाँ हूँ एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी विथ MKDC एंड मनीष कुमट सर। एंड आई थिंक MKDC इज़ अ सेकेंड होम फॉर मी एंड आई एम वेरी मच हैप्पी while वर्किंग हियर फ्रॉम सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब मैं मनीष कुमट सर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। इतना लंबा सफ़र जो हमने साथ में तय करा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं हमने मिल के करे। सबसे अच्छी बात, पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि मनीष सर बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। इनफैक्ट इंडीड वो बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड डिज़ाइनर है,
जनरली सुपरफिशियल डिज़ाइनर होते हैं जो ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन ही इज़ बेसिकली अ पर्सन हु इज़ वेरी मच साइकोलॉजिकल, वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन। वो हर चीज़ की डेप्थ तक जाते हैं। अगर वो आर्किटेक्चर हो तो आर्किटेक्चर, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, किसी भी फील्ड में वो हर चीज़ बारीकी से समझते हैं और उसको इंकॉर्पोरेट करते हैं। और दूसरी एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है सर की कि वो हमेशा नए आइडियाज़ को वेलकम करते हैं। ही ऑलवेज वांट हिज स्टाफ टू वर्क विथ न्यू आइडियाज़, कम अप विथ न्यू आइडियाज़, और वो अप्रिशिएट करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। और मैंने तो देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी मच सपोर्टिव, वेरी मच काइंड हार्टेड एंड हम्बल, विच आई अप्रिशिएट अ लॉट। यानी मेरी तो इतनी सारी बड़ी जर्नी है, और हर बार सिर्फ मेरा ही साथ नहीं दिया, स्टाफ में जितने लोग हैं सबको साथ में लेके जो चलते हैं वो हमारे मनीष सर हैं। थैंक यू। Hello, I am Adil Marfatia from इंदौर। मैंने भी MKDC का ऑफिस आज से 18 साल पहले ज्वाइन किया था, ये देखते हुए कि उस समय सर की स्टार्टिंग तो ऐसे 92 से सर काम कर रहे हैं। 2007 में सर को ज्वाइन करने के बाद इनके जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हैं साइट के ऊपर, सुपरविज़न और रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन जॉब्स, ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, हाउस छोटा हो या बड़ा हो, पर इन सब चीज़ों के अंदर एक अच्छे लीडर की ज़रूरत होती है। And according to me, as a good leader, good guidance जो आपको जो सबसे अच्छी मिलनी चाहिए, वो मुझे मनीष जी से काफ़ी सालों से मिल रही है। मेरा एक्चुअली वर्क है कंस्ट्रक्शन का देखना, सर का डिज़ाइनिंग का और इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग जो करते हैं। एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, आई कैन से। इंदौर के अंदर भी जब स्टार्टिंग में मैं दूसरी जगह भी था, और वहाँ से सर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो सर की सोच, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिंग, सबको साथ लेके चलने वाले। और सर से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। ऑफिस MKDC का इस तरीके से बाद में हुआ, पहले इनके ऑफिस का नाम कुछ और था। आज MKDC पूरी एज अ फैमिली जैसा सर सब लोगों को ट्रीट करते हैं और सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। सर का उदाहरण लेते हुए हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू मनीष जी के सबको साथ में लेके चलने वाले। और Hi, I am Preeti Sharma. I am here from last 14 years. अब शिल्पा मैम ने और आदिल सर ने तो ऑलरेडी सर के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो आई जस्ट शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद सर। मुझे आज भी याद है जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिली थी। आई थिंक मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया था उसके 15 दिन बाद मैं सर से मिली थी। एंड ऐसा रहता है ना, बॉस से मिलने से एक डर रहता है। जब मैं सर के केबिन में गई तो सर का वो जो स्माइल है ना, वो मुझे आज भी याद है। सर के सिर्फ कुछ बिना बोले ही सर का जो स्माइल था वही मेरे को एक कंफर्टेबल जोन में ले जा चुका था। तो धीरे धीरे यहाँ से सर की साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सर ने मुझे एक नाम दिया था, दैट इज़ बुलंद आवाज़। वो आज तक चला आ रहा है। कभी भी मेरी आवाज़ अगर नीचे हो तो सर मेरे को आज भी बोलते थे तेरी आवाज़ को क्या हो गया है।
तो इस तरह से धीरे इवन मेरी जो आवाज़ है इसको ऑफिस में इन क्लाइंट प्रेजेंटेशन, साइट हैंडलिंग, मेरे को वो सर ने हर चीज़ सिखाई है पर्सनली। मतलब सर ने मेरे को एक एक चीज़ सिखाया है यहाँ पे कि हाउ टू डील विथ एवरीवन। तो इस तरह से मेरी पर्सनल बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं। सर कभी भी आपके ऊपर अगर ट्रस्ट कर रहे हैं किसी भी स्टाफ के ऊपर, तो कभी भी सर वो दिखाएंगे नहीं, आपको बोलेंगे ही नहीं, लेकिन सर के एक्शन से पता चल जाएगा कि सर आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। कि काफ़ी बार ऐसा होता है, प्रीति कर लेगी, प्रीति ये देख लेगी, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि सर को मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट है। तो सर का जो एक कंफर्टेबल वाइब है, वो कोई भी अगर सर को जानने लगेगा ना, तो वो अपने आप ही इस ऑफिस में कंफर्टेबल हो जाता है। कोई भी ऐसा कोई भी स्टाफ नहीं होगा जो सर को जानने के बाद यहाँ अनकंफर्टेबल फील करे। अभी जैसे सर ने फॉर एग्जांपल रूल्स का बताया, 100 रुपीज़ फाइन का या मोबाइल का। सर कोई भी रूल्स ऑफिस में लाते हैं, उससे पहले सर एक एक स्टाफ से डिस्कस करते हैं कि ये रूल है, सब कंफर्टेबल हो या नहीं हो। जब सब कंफर्टेबल हाँ बोल देते हैं, तब सर उस रूल को स्टार्ट करते हैं ऑफिस में। तो ये सारी चीज़ें हैं सर की। बाकी तो सर कैसे, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ सबने बता दिया है। एंड वन लास्ट थिंग, मैं हमेशा सबको यहाँ बोलती हूँ एज एन जोक कि मैं यहाँ इस ऑफिस में बचपन से ही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ 3 फेजेस की यहाँ जी ली। एज एन फ्रेशर, जस्ट कॉलेज पास आउट गर्ल, उसके बाद मेरी शादी भी हो गई इसी ऑफिस में रहते रहते। नाउ आई हैव अ 1 year डॉटर ऑल्सो। तो 3 phases ऑफ लाइफ मैंने इसी ऑफिस में जी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फैमिली बोलते हैं। कभी कभी सर से मस्ती करते करते सर को हम लोग भैया भी बोल देते हैं। तो मतलब इतना कंफर्ट जोन हमें इस ऑफिस में है सर के साथ कि हम एज एन बॉस भी सर के साथ मस्ती कर लेते हैं। जो मन में आए वो सर के सामने बोल देते हैं। सही गलत वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस सर के सामने फट पड़ो, बाकी सर देख लेंगे करना क्या है। वो वैसा वाला सीन है। थैंक यू। क्या बात है सर, मज़ा आ गया ये सारे किस्से सुन के। गुड टू हियर दीज इनसाइट्स फ्रॉम योर स्टाफ। कैसा लगता है आपको ये सब सुन के? नहीं, अभी तो सुन के मेरे को लगता है कि मेरे को कई मेरे पहलुओं के बारे में आइडिया नहीं था। अच्छा। इन लोगों ने जो बताया तो मुझे लगता था कि ये लोग पीठ पीछे मेरी बहुत बुराई करते होंगे। आई थिंक कि ये जब लंच पर बैठते होंगे तो कई बार मुझे मालूम है मेरे बारे में मिमिक्री करते थे। तो ऐसे हंस देते हैं सर, तो ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स दे टेंड टू डिस्कस, बट गिवन अ चॉइस आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। मेरे पास में जो टीम है, मेरे पास जो स्टाफ है, जिसकी एवरेज लाइफ स्पैन इज, दिस ऑफिस की एवरेज लाइफ इज़ मोर देन 15 years। जितने लोग हैं यहाँ पर पुराने हैं। देर आर पीपल हु गॉट मैरिड, हु लेफ्ट द ऑफिस, हु केम बैक, हु रीजॉइन, और ऐसे अनेक लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं। ये ऑफिस बहुत फर्टाइल है। इसने ऐसे ऐसे यहाँ पर किस्से पैदा करे हैं जहाँ पर बहुत सारे कपल्स बने हैं, उन लोगों के आपस में शादियाँ हुई हैं, उन लोगों के आपस में ऑफिस बने। तो आई एम वेरी प्राउड। बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी पुराने हैं और वी आर वेयर बिकॉज द पीपल आर देयर। करेक्ट। They have been with this office for a long time. They understand the language of this office, and I think we always try to provide a workplace where they are happy and they bloom and they feel comfortable. Okay. Thank you, sir. It was a pleasure having you with us today on the podcast. It was again a very nice interactive session. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was nice to meet you. Thank you so much. तो ये थे आर्किटेक्ट मनीष कुमत फ्रॉम इंदौर। मनीष जी एक बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट तो है ही, लेकिन एक बहुत बढ़िया इंसान भी है। मुझे तो मनीष जी के साथ बातें करके बहुत मज़ा आया। मैं आशा करता हूँ आपको भी ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा कंटेंट लोगों तक पहुँचाइए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय। क्या बात है, एक ताली ले लेते हैं साथ में। बट वो क्या बोलेंगे अपने को पता नहीं है। नहीं। कितने साल लगे होंगे ये अचीव करने में? कट दीदी आ जाओ वापस। ये ट्रैक्टर आ गया बीच में। हेलो एवरीबॉडी। फिर से एंडिंग लाइन भी एक ले ले। तो चलिए चाय की छोटी छोटी चुस्की। How are you, sir? Good morning. Thank you for meeting us. How are you, sir?
अच्छा बोल के निकलना है। थैंक यू फॉर मीटिंग उधर एक हाथ ओके 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 2 3 यहाँ पर ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह जाएगा ना तो गेट नज़दीक है यहाँ से। हाँ इधर वो ट्रैक्टर का तो नहीं आएगा, लेकिन ये कार का अगर किसी ने ये हाँ अभी आया। ये आ जाएगा अभी तो। अनकहे और कुछ अनकिने एंड में ही लटक गया। सर अभी तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी तो खाना खाना ही पड़ेगा। सुबह से हम लोग लगे पड़े हैं। हेलो एवरीवन, हाय। कट कट, अरे हम लोग हेलो बोलेंगे तो सब लोग जोश थोड़ा। हाय, हम लोग आए हैं इंदौर में। हमने कल क्या बड़ी धूम की यार, खाने पीने में मज़ा आ गया। कचौरी खाई, बहुत है यार, बंद ही नहीं हो रहा है। दही वाली कचौरी खाई। सॉरी सर, वी हैव टू डू इट अगेन। ठीक। थोड़ा शूटिंग में रिटेक्स। हाँ। फिर बाद में पानी पूरी खाने जा रहे थे, अभी आज रात को जाएंगे। सुना अभी चेक कर रहे हैं। और सर नेचर आपको कट, अभी चाय भेज दो। उनसे बात करके मुझे तो बहुत बड़ा मज़ा आया। बड़ा मज़ा नहीं होना चाहिए, तो बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट हुई है और मुझे बहुत बड़ा मज़ा भी आया। बड़ा बड़ा बड़ा। और वन मोर, अनसुने और कुछ अनकहे किस्से। मिल गया ना?